सचिन वाजे केस के बाद उद्धव सरकार ने जो तबादले किए उसको लेकर भी सीनियर जूनियर का झगड़ा शुरू हो गया है। महाराष्ट्र के आईपीएस अफसर संजय पांडे परमबीर सिंह को होमगार्ड का डीजी बनाए जाने से नाराज हो गए हैं। संजय पांडे पहले होमगार्ड के डीजी थे, लेकिन अब उन्हें महाराष्ट्र स्टेट सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन का प्रमुख बनाया गया है और इसी से नाराज संजय पांडे ने सीएम उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी। संजय पांडे ने कहा कि वो लंबी छुट्टी पर जाना चाहते हैं। देखिए, पहले तो मेरा ये मानना है कि जो जूनियर लोगों को उन्होंने पद दिया है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के टोटली खिलाफ है। उनको किसी भी एक्टिंग डीजी की, उसमें संजय पांडे भी शामिल है, एक्टिंग डीजी लगा ही नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक्टिंग डीजी आपको लगाना अनुचित है, तो ये तो कायदे के खिलाफ है। और जो अगर मेरे को उन्होंने नहीं बनाया तो मेरे पास आज एक रास्ता है जिसको कि मैंने अपनाया है। गवर्नमेंट को मैंने लेटर लिखा है। और जितेंद्र दीक्षित लगातार मुंबई से जुड़े हुए हमारे साथ। जितेंद्र, बड़ा सीधा सा सवाल है, जांच को लेकर बात हो या उसके बाद परमबीर सिंह को हटाए जाने की बात हो या आप संजय पांडे जो सवाल उठा रहे हैं उसको लेकर बात हो या गृह मंत्री को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उसको लेकर बात हो, महाराष्ट्र सरकार का कंट्रोल सिस्टम पर बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहा है। ये सब कुछ इतना लचर क्यों हो गया अचानक? जी आप सही बात कर रहे हैं और जो कुछ भी मैस हुआ है उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ढीली पड़ गई है महाराष्ट्र सरकार गृह मंत्रालय को कंट्रोल में रखने के लिए और इसी वजह से ये सारा कुछ मैस हो रहा है। जहां तक संजय पांडे का सवाल है, मैं इनके बारे में आपको बता दूं कि संजय पांडे की इमेज एक बेहद ईमानदार अधिकारी की रही है, एक सख्त अधिकारी की रही है और जब से इनका पुलिसिया करियर शुरू हुआ है इनकी कभी भी सरकार में बैठे लोगों से नहीं जमी। चाहे 90 के दशक की शुरुआत में सुधाकर नाइक मुख्यमंत्री हों, उसके बाद शरद पवार मुख्यमंत्री रहे हों, उसके बाद मनोहर जोशी मुख्यमंत्री रहे हों, ये हमेशा जो है सरकार से इनका पंगा रहा है। क्योंकि सरकार कई बार इनको कुछ अनुचित अगर करने के लिए कहती थी या कुछ ऐसे दबाव डालती थी तो ये कभी सरकार के सामने झुके नहीं और इसका नतीजा ये हुआ कि इनको बार बार इनका तबादला किया जाता रहा, एक विभाग से दूसरे विभाग से तीसरे विभाग, लेकिन ये जिस भी विभाग में जाते थे वहां ही किसी तरह का घोटाला ही ओपन कर देते थे। तो हमेशा सरकार इनको ऐसी जगह पर रखती थी या फिर रखने की कोशिश करती थी जिससे कि वो परेशानी में ना पड़े और संजय पांडे जो है वहां से किसी नए घोटाले को ना ले आए और इसी वजह से हमेशा इन्हें साइड पोस्टिंग दी गई। और अब जब डीजीपी पद की बारी आई तो संजय पांडे को डीजीपी ना बनाते हुए इनसे जूनियर अधिकारी को डीजीपी अंतरिम तौर पर बना दिया गया और इसी वजह से संजय पांडे भड़के हुए हैं और उनका कहना है कि सरकार उनके साथ जिस तरह का सलूक कर रही है वो नियम कानूनों के खिलाफ है। और जो हमारा असेसमेंट है, जो हम लोग संजय पांडे को सालों से जानते आए हैं, हमारा अपना यह मानना है कि संजय पांडे की जो इमेज रही है, सख्त किसी पॉलिटिशियन के आगे ना झुकने की इमेज रही है, अपराइट इमेज रही है, उसकी वजह से उन्हें यह भुगतना पड़ रहा है। अहम जानकारी आप दे रहे हैं जितेंद्र, लेकिन देखिए बड़ा सवाल है कि अब जिस तरीके से खुद पुलिसिया सिस्टम में सवाल उठने लगे, जिस तरीके से परमबीर सिंह को डीजी बनाया गया होमगार्ड का, उसके बाद अब संजय पांडे ने एक चिट्ठी लिख दी है मुख्यमंत्री को, उस पर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं और लंबी छुट्टी पर जाने की बात कह दी है। अब इसको लेकर के भी सवाल महाराष्ट्र सरकार पर उठने लगे हैं। सवाल पहले मामले की जांच को लेकर उठ रहे थे, फिर सचिन वाजे, जब एनआईए ने सचिन वाजे से पूछताछ की तब से ही महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र पुलिस सवालों के घेरे में आ गई थी, लेकिन उसके बाद से ही लगातार महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो फैसले हुए वो बार बार सवालों के घेरे में आते रहे और बार बार ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं हड़बड़ाहट में फैसले लिए जा रहे हैं या जल्दबाजी में फैसले लिए जा रहे हैं या ठीक से बिना सोचे समझे फैसले लिए जा रहे हैं और इसीलिए मामला सुलझने की बजाय और फिलहाल उलझता हुआ नजर आ रहा है। और हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह ने संजय पांडे से खास बातचीत की, एक बार वो भी सुनवा देते हैं आपको। एंटीलिया के नज़दीक विस्फोटक मामले के बाद एक तरफ जहां मुंबई पुलिस की भूमिका संदेह के घेरे में है, वहीं महाराष्ट्र सरकार ने किस आधार पर वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए, ये भी सवालों के घेरे में है। एक बार फिर से महाराष्ट्र के सबसे सीनियर मोस्ट आईपीएस ऑफिसर संजय पांडे को महाराष्ट्र सरकार ने नज़रअंदाज किया। इसको लेकर संजय पांडे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और गृह मंत्री को पत्र भी लिखा और अपनी नाराजगी जाहिर की। हमारे साथ संजय पांडे जी हैं, उनसे बात करते हैं। संजय सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपने एक पत्र मुख्यमंत्री को लिखा जिसमें आपने अपनी नाराजगी जाहिर की। कहीं ना कहीं ये पत्र पढ़कर लगता है कि संयम आपका टूटता हुआ नजर आया। हाँ, बहुत समय से मैं देख रहा हूँ कि मतलब मैं सीनियर होने के बाद भी जो पोस्ट मेरे को दी जानी चाहिए वो मुझे मिली नहीं, तो नाराज़गी तो नहीं, मुझे लगा कि एक ज़्यादती अब एक हद से ज़्यादा हो चुकी है। इसलिए मैंने जो भी मेरी व्यथा कहें, जो भी मेरी प्रॉब्लम्स हैं,
वो मैंने सीएम को, क्योंकि वो स्टेट के हेड है, उनको एक रिक्वेस्ट लेटर भेजा है। ये बात सही है। जब पिछली बार तबादले हुए थे, महाराष्ट्र के डीजी पद का चयन होना था, तब आपका नाम जरूर चर्चा में था। यहाँ तक कि जब मुंबई पुलिस आयुक्त का चयन होना था, तब आपका नाम चर्चा में था। लेकिन हर बार नाम चर्चा में आकर कहीं ना कहीं आपको साइड पोस्टिंग दी जाती रही। अब इसका उत्तर तो जिन्होंने साइड पोस्टिंग दी है वो जाने। और पोस्टिंग मतलब मैं इसके बारे में क्या बोल सकता हूँ। मैं तो सिर्फ एक सरकारी कर्मचारी हूँ और सरकार ने जो निर्णय लिए हैं उसके बारे में अपनी व्यथा जाहिर कर सकता हूँ, और वो व्यथा मैंने लेटर के मार्फत से जाहिर की है। क्यों नहीं दिया गया इसका तो उत्तर मैं नहीं दे सकता। पत्र में आपने एक बात लिखी है कि पहले की जो गलतियां हुई, आपको उम्मीद थी कि शायद इस बार सुधार हो, इसमें करेक्शन हो, लेकिन इस बार भी नहीं हुआ। तो अभी भी आप उम्मीद लगाए हैं? उम्मीद तो लगानी ही पड़ती है, और उम्मीद के सिवाय मेरे पास और कोई हथियार है भी नहीं। तो उम्मीद तो है कि सरकार को जो मैंने कहा है उसके बारे में विचार किया जाएगा, और मेरे को जिस तरह से जो सीनियरिटी है उसके हिसाब से मेरे को पोस्ट दी जाएगी। बिल्कुल। वजह क्या मानते हैं आप? आप सबसे सीनियर मोस्ट आईपीएस ऑफिसर हैं। 87 बैच, 86 बैच के अधिकारियों को, 88 बैच के अधिकारियों को इतना प्रमोशन और इतने अच्छे पोस्ट दिए जाते हैं, और आप हमेशा साइडलाइन पोस्ट आपको दिया जाता है, होमगार्ड हो या अभी महाराष्ट्र स्टेट सिक्योरिटी का पद दिया हो गया। मैंने जैसे कहा, इसका तो उत्तर सच पूछा जाए तो मतलब जिन्होंने किया है वही दे सकेंगे। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, मतलब अपने पुलिस फोर्स के हैसियत से, कि यहाँ पर बहुत सी ऐसी पोस्ट बनाई गई हैं जिनका कि बहुत महत्व नहीं है। और ये पोस्ट क्यों बनाई गई हैं इसका, चाहे जैसे जो सिक्योरिटी कॉरपोरेशन है, एक समय में प्रधान कमेटी बनी और उनके रिकमेंडेशन में 26/11 हुआ था, लेकिन शायद मतलब ऐसा तो नहीं है कि किसी ने कहा तो आप कोई एक कॉरपोरेशन बनाएं और उसमें अलग अलग तरह के ऑफिसर्स को पोस्ट कर दें। अब मुझे 9,500 का करीब फोर्स है, उसमें एक एडीजी और उसके बाद 2 एसपी और उसके बाद एक डीजी, ये कहाँ तक तर्कसंगत है। और महाराष्ट्र छोड़ के ये इस कॉरपोरेशन कहीं और है भी शायद नहीं। मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मैंने कुछ लोगों से पता किया तो शायद नहीं है। तो अब यही है, मेरे को वहाँ पोस्ट किया है तो उसके बारे में मैंने यही जाहिर करने की कोशिश की है। सीनियरिटी के हिसाब से आपको मेरे को जो पोस्ट देना चाहिए वो देनी चाहिए, और उसके अलावा तो मैं कुछ कह भी नहीं सकता। क्या ये गलत ट्रेंड सेट हो रहा है? क्योंकि आमतौर पर पूरे देश भर में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। आम यही प्रक्रिया रही है कि जो सबसे सीनियर मोस्ट आईपीएस ऑफिसर हो, डिजर्विंग हो, उसे इस प्रकार के पद दिए जाएं। लेकिन यहाँ तो ये गलत पैटर्न नहीं सेट हो रहा है। आप देखिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दा ऐसा है कि ये जो डीजी का पोस्ट है इसके बारे में बहुत चर्चा हुई है, और सुप्रीम कोर्ट में हमारे बहुत एक वरिष्ठ हैं प्रकाश सिंह साहब गए थे। अब लेकिन उसमें ऐसा हुआ है कि जो डीजी का सिलेक्शन है वो अब स्टेट के ऊपर नहीं रखा गया है, और उन्होंने ये कहा है कि कोई भी एक्टिंग डीजी भी आप नहीं लगा सकते, और ये सारे नाम यूपीएससी जाते हैं, और यूपीएससी 3 नाम यहाँ पर भेजती है। अब एक्चुअली सच पूछा जाए तो मैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इससे हुआ क्या है कि हमारे पूरे भारतवर्ष में बहुत से हमारे बैचमेट्स, मतलब अब 3 लोगों के नाम आते हैं, तो उसमें तो 86, 87, 88 भी आ सकता है, और उसके हिसाब से वो लोग किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। तो आज एक्चुअली सच पूछा जाए तो प्रकाश सिंह साहब के जजमेंट के बाद एक्चुअली सीनियरिटी का कोई मतलब ही नहीं रहा है। लेकिन उसी जजमेंट में ये भी लिखा गया है कि आप एक्टिंग चार्ज किसी को नहीं दे सकते हैं। तो मेरी व्यथा सिर्फ इसकी है कि जब आप यूपीएससी को नाम भेजेंगे फिर तो आपके पास चॉइस रहेगी ही, लेकिन यूपीएससी के नाम पहले भेजने के पहले कोर्ट का डायरेक्शन न होने की वजह से आप किसी को भी वो चार्ज देना उचित नहीं होगा। उस वक्त तो कम से कम आपको सीनियरिटी देख के ही देना चाहिए। तो यही मेरा एक प्रश्न हमने सरकार को कहा है। पांडे सर, आमतौर पर सरकारें उन अधिकारियों को जिम्मेदारियां ऐसी देती हैं जो उनके बड़े पसंदीदा होते हैं अधिकारी। क्या चाहे पिछली गवर्नमेंट हो चाहे मौजूदा गवर्नमेंट हो, क्या उन पसंदीदा अधिकारियों की लिस्ट में आप जगह नहीं बना पाए? अब जो जगह बना पाए होते तो शायद मेरे को पोस्ट मिलती, जैसे आप कह रहे हैं। आपके तर्क से तो यही लगता है। और मुझको, मैं जहाँ तक कहना चाहूँगा, इसमें पसंदीदा अधिकारी जो अगर बनाए जाते हैं तो ऐसा थोड़ा अनुचित है, क्योंकि
सब अधिकारी यहाँ पर बहुत परिश्रम करके इस लेवल तक पहुँचते हैं, और किसी आदमी के और किसी व्यक्ति विशेष की पसंदगी की वजह से जो अगर किसी को आगे बढ़ाना और किसी को पीछे छोड़ना, ये तो मेरे ख्याल से किसी भी तरह का प्रोसेस कहा जाए या व्यवहार कहा जाए, ये सही नहीं है। अनिल सर, आपके बारे में ये कहा जाता है, जो एक आपके पूरे आईपीएस करियर में, चाहे वरिष्ठ पत्रकारों की बात करें या पुलिस महकमे की बात करें, लोग ये कहते हैं कि चाहे सरकार किसी भी हो, आप रूल बुक वाले ऑफिसर रहे हैं, इसीलिए आप किसी के ब्लू आइड ऑफिसर नहीं बन पाए। क्या उसका खामियाजा इस करियर के आखिरी पड़ाव में आप देख रहे हैं? नहीं, उसका खामियाजा तो करियर के आखिरी पड़ाव नहीं, मैं तो कई पड़ावों में देख चुका हूँ। मैंने तो नौकरी छोड़ भी दी थी, इसीलिए मेरा मुख्य कारण था कि भाई मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कायदा छोड़ के चलूँ तब तो मेरे हिसाब से आज जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता था। मैं तो कायदा को पकड़ के चला, तो जहाँ तक जा सकता हूँ वहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मेरा तो ये मानना है कि ये सब मतलब मेरे हाथ में अब, और मतलब मैं इसका डिसीजन मैं खुद नहीं ले सकता हूँ और खुद कुछ कह नहीं सकता हूँ इसके बारे में। बिल्कुल, इसके लिए सरकार है जो फैसले लेती है, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये खड़ा होता है कि जो व्यक्ति, ये तो कहानी पूरी हिंदी फिल्मों की तरह हुई कि एक ऑफिसर जो अपने रूल बुक फॉलो करता है, नियमों से चलता है, और चाहे वो सरकार के दबाव में काम नहीं करता है और रूल बुक के हिसाब से चलता है, वो व्यक्ति को साइडलाइन किया जाता रहा, और वो आईपीएस अधिकारी जो सरकार के खास या उनके हाँ में हाँ बोलने वाले रहे, उनको ही तरक्की मिलती रहे। वही आपके इस तर्क से मैं हाँ में हाँ नहीं मिला सकता है, लेकिन मेरी जो वस्तुस्थिति है, हाँ मुझे साइड ब्रांच मिली, और ये भी वस्तुस्थिति है कि जहाँ तक संभव हुआ मैं कायदे के तहत ही मैंने काम किया। अब उसकी वजह से जो अगर मुझे साइड ब्रांच मिला होगा, मिलना तो नहीं चाहिए, लेकिन वस्तुस्थिति तो यही है। शायद आप जो कह रहे हैं वो सही हो। आपने पत्र लिखा, इसके अलावा मैं जो अभी मौजूदा हाल है उस पर कुछ सवाल आपसे बात करना चाहूँगा। मौजूदा स्थिति जो देख रहे हैं, कहीं ना कहीं एक हिस्ट्री, बहुत अच्छी हिस्ट्री भी रही है मुंबई पुलिस की। हम वही पुलिस मुख्यालय में देखते हैं कि हमारे जवान जिन्होंने 26/11 में अपने प्राणों की आहुति दी, और वहीं बिल्डिंग में हम देखते हैं ऐसे ऑफिसर जो इस प्रकार के कांड में उनका नाम आता है, अरेस्ट होते हैं। किस तरह से देख रहे हैं ये मौजूदा हाल इस समय? भाई मैं तो मुंबई पुलिस में इस वक्त नहीं हूँ। मुझे आपकी जैसे आप देख रहे हैं उसी तरह से मैं भी एक नागरिक की हैसियत से देख रहा हूँ। जो हो रहा है वो अच्छा तो नहीं है। पुलिस के ऊपर कोई दूसरा पुलिस वाला आके उनका छापा मारे और उनको अरेस्ट करे, ये तो शर्मनाक बात है। एक समय और पहले भी तेलगी कांड में ये हो चुका है, तो शायद नया तो नहीं है बॉम्बे पुलिस के लिए, लेकिन उस समय भी एक दर्दनाक बात थी। और आज क्योंकि मैं मतलब कहने को तो मैं यूनिफॉर्म सर्विस में हूँ, लेकिन मैंने यूनिफॉर्म पहनी नहीं बहुत दिनों से, मुझे ऐसी पोस्ट ही नहीं मिली। खराब तो लगता है कि आपके कुछ साथियों की वजह से, कुछ लोगों की वजह से सबका नाम बदनाम होता है। आज आप कहीं जाएं, पूछें आप महाराष्ट्र से आ रहे हैं, तो सबसे पहले यही पूछा जाता है, अरे मुंबई में क्या हो रहा है। तो महाराष्ट्र के नाराज आईपीएस संजय पांडे को सुन रहे थे आप, जिन्होंने उद्धव ठाकरे को चिट्ठी भी लिखी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।